वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 29 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है, अभी मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर, ये जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, इस पर बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 लॉन्च किया है। तो ये जारी किया है, तो देखते हैं इसके बारे में। तो इस सांख्यिकी 2023 के बारे में मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। तो इसे 2022-23 में देश के कुल जो दुग्ध उत्पादन होता है उसका 230.58 मिलियन टन रहने का अनुमान है। इसमें पिछले 5 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 22.81 मतलब 81% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 5 वर्षों में ऊन उत्पादन में 16.84 की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मांस उत्पादन में 20.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर जो वर्गीस कुरियन थे, उनकी जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसलिए उनकी याद में उनकी जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो देख लेते हैं श्वेत क्रांति क्या है। तो श्वेत क्रांति ये भारत में जो दूध उत्पादन के लिए वृद्धि के लिए 1970 में एक ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया था। तो उसको ये दुग्ध उत्पादन करने के लिए तो इसको श्वेत क्रांति का ही नाम दिया गया। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और ये वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 1/4 का योगदान देता है। श्वेत क्रांति की सफलता में योगदान देने वाले मुख्य कारक, तो इसमें विशेषकर दूध के विपणन यानी बाजारीकरण के लिए सहकारी समितियों का गठन किया गया था। दूध प्रसंस्करण में निवेश, तो इसमें गाय होती हैं उनके कृत्रिम जो गर्भाधान तथा दुग्ध विपणन जो उनकी मार्केटिंग और व्यापार पर प्रतिबंधात्मक नियमों का नहीं होना। डेयरी विकास के लिए सरकार की पहलें कुछ थी, जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसका उद्देश्य था देसी जो गोजातीय नस्लों का विकास करके और संरक्षण को उनको बढ़ावा देना। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन, तो इसका उद्देश्य था कि पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता का विकास करना, और साथ ही यह मिशन मवेशियों की नस्ल सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करता है। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग कल्याण योजना, इसका उद्देश्य जो पशु होते हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार करना था। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया गया था। यह कार्यक्रम दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए चलाया गया था, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। कुछ डेयरी उद्योग के समक्ष चुनौतियां भी थीं, जैसे दुधारू पशुओं की कम उत्पादकता, मतलब जो हमारे यहाँ जो पशु गाय और भैंस पाई जाती हैं उनकी मतलब जो दूध देने की मात्रा होती है वो कम होती है, बजाय जो ब्राज़ील वगैरह की जो गाय होती हैं वो लगभग 18 से 20 लीटर 15 लीटर दूध देती हैं। हमारे यहाँ के मुश्किल से 6 से 7 लीटर ही एक जानवर के पास दूध निकलता है। जुगाली करने वाले पशुओं की ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ाना, तो इस वजह से जब ये जुगाली करने वाले ये जो पशु होंगे स्तनधारी, तो ये जुगाली करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस रिलीज करते हैं, तो उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। और जो निर्यात में बहुत कम हिस्सा होना, हमारा जो दुग्ध उत्पादन होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जो उपभोग हो जाता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है तो बहुत बड़ा हिस्सा हमारा उपभोग हो जाता है, तो निर्यात में के लिए हिस्सा बहुत कम बचता है। तो ये एक समस्या है, इसको थोड़ा इसके लिए समाधान करने की ज़रूरत है। हमारा अगला आर्टिकल है एस्ट्रोसैट के बारे में। तो देख लेते हैं एस्ट्रोसैट क्या है। अभी भारत ने पहले अपने बहुतरंगधैर्घ्य अंतरिक्ष दूरबीन एस्ट्रोसैट ने अपने 600वें गामा रे बर्स्ट का सफलतापूर्वक पता लगाया है, जिसे GRB 231122B नाम दिया गया है। 231122B नाम दिया गया है। एस्ट्रोसैट के बारे में देख लेते हैं। तो ये भारत की पहली समर्पित बहुतरंग अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसका उद्देश्य जो एक्सरे प्रकाशीय और अवरक्त स्पेक्ट्रल बैंड में एक साथ आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करना है। यह 1515 मतलब किलोग्राम के उत्थापन द्रव्यमान यानी जो लिफ्ट ऑफ मास के साथ 28 सितंबर 2015 को भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से भूमध्य रेखा पर
6 डिग्री के कोण पर झुकी हुई जो 650 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया गया था। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ये बेंगलुरु के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी MOX के अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र और संपूर्ण मिशन जीवन के दौरान उपग्रह प्रबंधन करता है। इस मिशन का न्यूनतम उपयोग जीवन में लगभग 5 वर्ष का है। यह मिशन कुल 5 वैज्ञानिक पेलोड ले जाता है, जो सामान्य मंच पर तरंग दैर्घ्य की एक परत श्रृंखला में गैलेक्टिक और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ब्रह्मांडीय स्रोतों, इमेजिंग और अस्थायी और वर्णक्रमीय गुणों का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है इसके एस्ट्रोसेट के? तो इसमें न्यूट्रॉन सितारों जो तारे होते हैं उनको और उन ब्लैक होल वाले जो बाइनरी तारा प्रणाली होती है उनकी उच्च ऊर्जाओं को समझना और उनका पता लगाना है, और न्यूट्रॉन तारों को चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान लगाना। हमारी आकाशगंगा से परे जो तारा प्रणाली है उसमें तारों को जन्म क्षेत्रों और उनकी उच्च ऊर्जा जो होती है उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और आकाश में जो नए नए संक्षिप्त रूप से जो चमकीले एक्सरे स्रोत होते हैं उनका पता लगाना। पराबैंगनी क्षेत्रों में ब्रह्मांड का एक सीमित और गहरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, एस्ट्रोसेट के ये कुछ उद्देश्य हैं। हमारा अगला आर्टिकल है जोजिला टनल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं जोजिला दर्रा के बारे में। तो ये अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। इसमें युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए भारतीय सेना ने जोजिला दर्रे के पास एक 11,500 फुट ऊंचाई पर जाली का एक तूफान टाइप का जिसे या तैयार किया है। तो ये जोजिला दर्रे के बारे में देख लेते हैं। ये लद्दाख और कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। इसे द माउंट पास ऑफ ब्लिजार्ड्स के नाम से जाना जाता है। ये श्रीनगर और लेह मार्ग NH1 पर 11,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये बृहद हिमालय रेंज में स्थित है। ये दर्रा भारी बर्फबारी के कारण बरस में लगभग आधे समय बंद रहता है। इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये है हमारा भारत का मैप और ये जूम करके यहाँ इधर दिखाया गया है। तो ये है जोजिला पास, ये जोजिला पास है, स्पॉटेड है वाइट में। और ये श्रीनगर और लेह को ये जो जाने वाला है जो रास्ता, और इसमें ये यहाँ पे ये कारगिल, यहाँ पे ये कारगिल ज़िला पड़ता है और उसी में ही है जोजिला पास। तो ये श्रीनगर और लेह को ये जो जाने वाला रास्ता है उसमें ये उसके बीच का ही काम करता है जोजिला पास। ये इसमें भी यहाँ पर भारत का मैप है, इसमें दिखाया गया है। जो ग्रीन कलर का स्पॉटेड है ये जोजिला पास है ये। और ये लद्दाख, ये पूरा एरिया लद्दाख का है, ये पूरा एरिया लद्दाख का है और ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर का है। अब आइए देख लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो इसे 1947-48 में भारत और पाकिस्तान युद्ध का ये स्थल था। 1948 में लद्दाख पर कब्जा करने के अंतिम उद्देश्य से इस पर पाकिस्तानी सेना की सहायता से मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया गया था। मिलिशिया एक जो उग्रवादी संगठन था जो पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था। हालांकि 1 नवंबर 1948 को ऑपरेशन बाइसन नामक हमले में भारतीय सेना ने इस दर्रे पर पुनः कब्जा कर लिया। जोजिला सुरंग क्या है? तो ये जोजिला सुरंग एक निर्माणाधीन सुरंग है जो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के से श्रीनगर लेह जो मार्ग है जो अभी हमने मैप में देखा उसमें 11,578 फीट लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये सुरंग NH1 पर श्रीनगर और लेह के बीच प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अभी जो निर्माणाधीन है ये, इसकी कुल लंबाई 14.15 किलोमीटर होगी और ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी और एशिया की सबसे लंबी द्वि दिशात्मक सुरंग भी होगी ये। और ये घोड़े की जो नाल होती है ऐसी इस तरह की घोड़े की नाल होती है। इसके आकार की 9.5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊंची होगी इस तरह की ये। हमारा अगला आर्टिकल है हिमालयी काला भालू के बारे में। तो ये हिमालयी काला भालू इस तरह कोई दिखता है, बड़ा प्यारा सा। लेकिन तो अभी देख ले, ये तो अभी इंदिरा गांधी प्रणाली जो उद्यान है उसमें जानवर के बाड़े में हिमालयी काले भालू द्वारा हमला किए जाने के बाद एक पशुपालक जो की मौत हो गई है, इसलिए चर्चा में है।
तो ये हिमालयी काला भालू, ये एशियाई काले भालू की एक उप प्रजाति है। भाई इसका वैज्ञानिक नाम उर्सस थिबेटाइनस लैनिगर है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें तिब्बत, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन में बहुत अधिक संख्या में ये निवासित हैं। और ये भारत में संपूर्ण हिमालय में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये अन्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ भी पाए जाते हैं। इनका पर्यावास क्या कहाँ है? तो ये प्रजाति, इसका निवास घने जंगल जो होते हैं चौड़ी पत्ती वाले और शंकुधारी जंगलों को ये पसंद करते हैं, क्योंकि चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों के खाते हैं। और ये वन क्षेत्रों के बीच आवागमन के लिए बगीचों, कृषि क्षेत्रों और मानव आवास का भी उपयोग करता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये मुलायम और चमकदार इनके बाल होते हैं, ये जैसा कुछ इसमें दिख रहा है। और इनके सीने पर बालों का एक सफ़ेद बी आकार का जो पैच होता है। इसकी औसतन लंबाई 1.4 से 1.7 मीटर होती है और इनका वजन 90 से 200 किलोग्राम होता है। ये उच्च स्तर वाले जो आंकड़े केवल शीत निष्क्रियता से ठीक पूर्व होने की संभावना है। इसका जीवन काल तो ये 25 से 30 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। और ये भोजन में तो ये भालू पूरी तरह से सर्वाहारी होते हैं, इनमें ये पेड़ पत्ते भी खा लेते हैं। और इनके आहार में बलूत का फल, मेवे, फल, शहद, जड़ें और दीमक जैसे बीटल लार्वा जैसे विभिन्न कीड़े भी खा लेते हैं, तो ये सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। ये स्वाभाविक रूप से तो दैनिक लेकिन मनुष्यों के संपर्क से बचने के लिए बड़े पैमाने पर रात्रिचर है, मतलब ये रातों में चलना पसंद करते हैं। संरक्षण की स्थिति इनकी तो ये IUCN की जो लाल सूची होती है उसमें वनरेबल है, मतलब सुभेद्य हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खतरा इनको नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है अदन की खाड़ी के बारे में, तो अभी देख लेते हैं। अभी अमेरिकी नौसेना ने एक युद्धपोत ने अदन की खाड़ी में एक वाणिज्यिक टैंकर से संकट कॉल का जवाब दिया, जिसे हाल ही में सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा जब्त कर लिया गया था। ये हिंद महासागर का विस्तार है और अरब प्रायद्वीपीय और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच स्थित है। इस खाड़ी का नाम यमन के तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर है अदन, उसके नाम पर रखा गया है। इसकी से तो ये सोमालिया सोकोट्रा द्वीप यमन का हिस्सा है और उत्तर में यमन, पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में जिबूती से घिरा हुआ है। ये खाड़ी दक्षिण में गाडाफुई चैनल द्वारा सोमाली सागर से और पश्चिम में बाबल मंदेब, जलमंडलम मध्य और लाल सागर से जुड़ा हुआ है। यह लगभग 900 किलोमीटर लंबा व 500 किलोमीटर चौड़ा है और लगभग 4,10,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये इसकी गहराई तो इसकी औसतन गहराई 500 मीटर और अधिकतम गहराई 2700 मीटर है। ये खाड़ी क्षेत्र की प्रमुख विशेषता सेबा कटक यानी सेबा रिज और हिंद महासागर कटक प्रणाली का विस्तार तथा ये खाड़ी के मध्य तक फैला हुआ एक क्षेत्र है। यह स्वेज नहर शिपिंग मार्ग का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वेज नहर जो शिपिंग मार्ग है उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये खाड़ी के पास एक प्रमुख शहरों में अदन, मुकल्ला, आहनबार, फलहाप, बरबेरा, बोसासो और जिबूती शहर यहाँ इसके आसपास हैं। जिसे मैप में देखते हैं तो ये है इधर एशिया, ये अरब प्रायद्वीप है जैसे सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, और ये है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट। तो ये है अदन की खाड़ी, तो ये और ये है बाबिल मंदेब जलडमरू मध्य है, बाबिल मंदेब। और ये रेड सी है, बाबिल मंदेब से होके रेड सी में प्रवेश करते हैं। और ये जिबूती है, ये है सोमालिया, ये है और यमन है इसे लगी हुई है, और ये अरेबियन सी है। तो ये रेड सी से और ये जाते हुए जो रूट है और ये भूमध्य सागर से जोड़ता है उसका ये रास्ता साफ करता है। तो अभी लोकेशन देख ली। अब आइए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। हमारा अगला आर्टिकल है रायतू बंधु योजना के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को रायतू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने की अनुमति वापस ले ली है। अब वापस क्यों ले ली है? क्योंकि वो इलेक्शन वहाँ वोट पड़ने थे, इस समय इलेक्शन चल रहा है तेलंगाना में और वहाँ चुनाव होना था। चुनाव से 2 दिन पहले ही ये इन्हें योजना लागू करने के लिए ये उसमें अपील की थी, उसको चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को।
तो विपक्षी नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर करी, तो इसीलिए उसने वापस ले लिया। रायतू बंधु योजना 2018 में तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। एक किसानों के लिए कल्याण का कार्यक्रम है, जिसमें किसान की निवेश सहायता योजना के रूप में ये जाना जाता है। ये योजना का इसका दोहरा उद्देश्य है, इसमें किसानों की जो प्रारंभिक निवेश आवश्यकताओं के लिए समय पर नगद अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें ये सुनिश्चित करता है कि किसान कर्ज के जाल में ना फंसे। और ये योजना के तहत प्रत्येक मौसम में प्रति किसान मतलब 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता सीधे उनके किसान को खाते में भेजा जाता है। ये वित्तीय सहायता में वर्ष दो बार वितरित की जाती है, जो खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए आवंटित की जाती है। इस सहायता का उपयोग फसल के मौसम के लिए किसानों की पसंद के क्षेत्र संचालन में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम और निवेश जैसे इनपुट की खरीद के लिए किया जा सकता है। इसके लिए पात्र कौन होंगे? तो ये योजना राज्य के उन सभी निवासी किसानों के लिए खुली है जिनके पास जमीन है। ये बनिए भूमि पर खेती करने वाले किसानों की भी इस योजना के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, जिसमें से अधिकांश अनुसूचित जनजाति समुदायों से हैं, जिनके पास वन अधिकार का रिकॉर्ड दस्तावेज हैं। ये देश की पहली प्रत्यक्ष किसान निवेश सहायता योजना है, जहां लाभार्थी को सीधे नकद भुगतान किया जाता है। पहली है, बाकी तो अब किसान सम्मान निधि भी चलती है, तो ये इसके बाद आया था, ये सबसे पहले आया था। इसके बाद उड़ीसा भी इस तरह की योजना चला रही है, लेकिन ये सबसे पहली है रायतू बंधु। हमारा अगला आर्टिकल है अमतेरासु के बारे में। तो ये भी खगोलविदों ने पृथ्वी पर गिर रहे एक दुर्लभ और अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाला अमतेरासु कण का पता लगाया है। ये स्रोत की अभी पहचान नहीं हो पाई है और इस कण का नाम जापान की सूर्य देवी अमतेरासु के नाम पर रखा गया है। यह 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से अधिक ऊर्जा वाला जो कण है, जिसे चित्र में दिख रहा है। अब तक अमतेरासु कण में अधिक ऊर्जा केवल 1991 में खोजे गए ओह माई गॉड पार्टिकल में मापी गई थी। ये 320 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से अधिक ऊर्जा वाला कण था। अब इससे भी ज़्यादा ऊर्जा वाला कण ये गिर रहा है अमतेरासु। हमारा अगला आर्टिकल है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के बारे में। तो देख लेते हैं। अभी 2022 में भारतीय और यूरोपीय संघ की जीएसपी योजना को शीर्ष लाभार्थियों में से एक था। जीएसपी के बारे में देख लेते हैं। ये योजना के तहत यूरोपीय संघ की कुछ जो विकासशील देश हैं, उसमें कुछ सुरक्षित उत्पादों को अपने बाजारों में प्राथमिकता के आधार पर पहुंचने की अनुमति देता है। इस तरह के उत्पादों पर यह न्यूनतम सीमा शुल्क लगाया जाता है और कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है, या तो ना के बराबर लगाया जाता है। जैसे जैसे ये वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं, तो यूरोपीय संघ के बाजारों में उनकी बहुत अधिक मात्रा बढ़ती जाती है और तब इन पर जीएसपी वापस ले लिया जाता है। मतलब जब ज़्यादा मात्रा में आने लगता है तो जीएसपी लगा दी जाती है। यूरोपियन यूनियन पहले ही कई वस्तुओं पर जीएसपी लाभ को वापस ले चुका है। जीएसपी वर्तमान नीति अब अगले 4 वर्षों या 2027 तक जारी रहेगी। जीएसपी की वस्तुओं में इसमें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन यानी अंकटाड के तत्वावधान में ये शुरू की गई थी। हमारा अगला आर्टिकल है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में। तो अभी केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया है, यानी AAM, इसका निर्णय लिया इसमें। तो इसमें इसकी टैगलाइन होगी आरोग्यम परम धनम। अब HWC को 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था ये, और ये देश भर में 1.6 लाख से अधिक केंद्र इसके तहत स्थापित किए गए हैं। इसकी स्थापना विविध प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी और इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया था। ये गैर संचारी रोग, पैलिएटिव और सुधारात्मक देखभाल, ओरल व ENT देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तथा आपात की स्थिति एवं ट्रामा के केस में प्राथमिक देखभाल प्रदान करते हैं। ये केंद्र आवश्यक दवाओं और जांच संबंधी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में। तो अभी हाल ही में अमेरिका की एक ज्यूरी ने भारतीय IT सेवा कंपनी को अमेरिकी IT सेवा कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स का दुरुपयोग करने के कारण $210 बिलियन का भुगतान करने के लिए आदेश दिया है। तो ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? ये गोपनीय सूचना वाले बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिन्हें बेचा या
जिन्हें बेचा जा सकता है या संबंधित प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिया जा सकता है। यह उन सूचनाओं को ट्रेड सीक्रेट माना जाता है जो निम्नलिखित जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। जैसे ये व्यावसायिक दृष्टि से मूल्यवान हो क्योंकि वह गोपनीय है। इस सूचना के बारे में कुछ व्यक्तियों के पास ही इनकी जानकारी हो, मतलब कुछ एक चुनिंदा व्यक्ति होते हैं उनके पास ही इनकी जानकारी हो, और सूचना के वास्तविक धारक द्वारा इसे गोपनीय रखने के लिए कुछ उचित कदम उठाए गए हों। इनको ट्रेड सीक्रेट्स कहा जाता है। तो हमारा सारा आर्टिकल ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।